हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिया इंस्टीट्यूट। मैं जानती हूँ आप सभी को बेसब्री से इंतजार था कि पार्ट 4 कब आए, लेकिन किसका? आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एमसीक्यू सीरीज का। जो स्टूडेंट नए हैं उन्हें यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे चैनल पे अभी आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एमसीक्यू सीरीज चल रही है, जिसमें हम आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी एमसीक्यूज है यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन एक चीज और, हम सिर्फ यहाँ पर एमसीक्यू सॉल्व नहीं करते हैं, हर एमसीक्यू को डिटेल से समझाते हैं, साथ ही में उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी पढ़ते हैं, जो कि आपकी हर कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अगर आप भी कंपटीशन एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए और लेक्चर को लाइक कर दीजिए। नए स्टूडेंट प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि हर रोज ऐसे ही डिटेल एक्सप्लेनेशन और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ हर एमसीक्यू को यहाँ पर पढ़ाया जाता है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ आपका क्वेश्चन फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य यानी स्टेट की परिभाषा दी गई है? संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य यानी स्टेट की परिभाषा दी गई है? स्टेट का मतलब यहाँ पर किसी पर्टिकुलर राज्य नहीं, लेकिन स्टेट एज अ कंट्री की बात की जा रही है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद ए, ऑप्शन बी अनुच्छेद 12, ऑप्शन सी अनुच्छेद 36 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 52। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी अनुच्छेद 12 बिल्कुल सही हो जाता है। अगर आपने आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हैं तो आप इस लेक्चर को एक क्विज की तरह भी देख सकते हैं, जहां आप अपने आंसर्स जो हैं अगर आपको आते हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिससे आपका रिविजन भी होगा, एक मॉक टेस्ट भी हो जाएगा और कहीं ना कहीं आपको याद भी होते जाएंगे। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आपको याद रखनी है, यह बताता है कि राज्य का मतलब सिर्फ सरकार नहीं, बल्कि संसद है, विधानसभा है, सरकारी विभाग भी है। यानी जो अनुच्छेद 12 है उसमें सब कुछ बताया गया है कि राज्य का मतलब क्या है। सिर्फ सरकार नहीं है, उसके अंदर संसद, विधानसभा और सरकारी विभाग भी होते हैं, जो आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। मौलिक अधिकारों को समझने के लिए ये सबसे पहला कदम है। यह स्पष्ट करता है, यह अनुच्छेद क्या स्पष्ट करता है कि किसके खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं अगर आपके अधिकारों का हनन हो। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 आपको याद रखना है कि नगर पालिका, पंचायत, एलआईसी जैसे संस्थान भी राज्य की परिभाषा में ही आते हैं। ये भी आपको याद रखना है। यही परिभाषा नीति निदेशक तत्वों, जिसे हम डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी बोलते हैं, कि अनुच्छेद 36 में भी लागू होता है, जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अपराधों के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में है? अपराधों के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19 के अंदर, अनुच्छेद 20 के अंदर, अनुच्छेद 21 के अंदर या फिर अनुच्छेद 22 के अंदर? तो यहाँ आपका ऑप्शन बी अनुच्छेद 20 बिल्कुल सही हो जाता है। यानी अपराधों के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 में दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर याद रखने हैं। यह कहता है कि एक ही अपराध के लिए किसी को 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। यानी अगर एक बार उसे सजा मिल गई है तो आप उसी अपराध के लिए उसे दूसरी बार सजा नहीं दे सकते। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 20। किसी को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। जिस समय अपराध हुआ उस समय जो कानून था उसी के हिसाब से सजा मिलेगी। यानी अगर बाद में कोई बदलाव होते हैं कानून में तो वो उसके ऊपर थोपा नहीं जा सकता है। आपातकाल यानी इमरजेंसी के दौरान भी यह अनुच्छेद कभी खत्म नहीं होता है। ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन सा अनुच्छेद है जो आपातकाल के समय भी कभी खत्म नहीं होता है? तो वो अनुच्छेद 20 है। ठीक है, यह नागरिकों को पुलिस और कानून की मनमानी से भी बचाता है, जो कि नागरिकों के लिए बहुत आवश्यक है। जब पुलिस अगर बहुत ज्यादा वो करती है तो आप अनुच्छेद 20 को पूरा पढ़ सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारे क्या अधिकार हैं और क्या पुलिस हम पे नहीं कर सकती। राइट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27 या फिर अनुच्छेद 28? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी अनुच्छेद 26 यानी आर्टिकल 26 राइट हो जाएगा। अगर आप किसी धार्मिक कार्य को करना चाहते हैं तो आप
अनुच्छेद 26 के तहत पूरे तरीके से आपको छूट दी जाती है कि आप कोई भी धार्मिक कार्य कर सकते हैं। जैसे कथा करवानी है, भगवत कथा करवानी है, तो वो धार्मिक कार्य हो जाते हैं। तो आप अनुच्छेद 26 के अंदर आपको पूरी स्वतंत्रता दी जाती है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखने हैं, यह लोगों के अपने धर्म के लिए संस्थाएं यानी ट्रस्ट बनाने की आजादी देता है। तो इसमें लिखा गया अनुच्छेद 26 में कि आप अपनी संस्था की कोई भी ट्रस्ट बना सकते हैं। अपने धर्म से जुड़ी संपत्ति खरीदने और उसे संभालने का अधिकार भी देता है। सामूहिक रूप से धर्म को मैनेज करने का यह प्रमुख अधिकार है। इसे सार्वजनिक व्यवस्था और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ही इस्तेमाल किया जा सकता है कि आप किस तरीके से उस पर्टिकुलर चीज को कर रहे हैं। यह व्यक्तिगत नहीं बल्कि एक सामूहिक अधिकार यानी ग्रुप राइट है, यानी व्यक्तिगत नहीं है। यह आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है स्टेटमेंट्स में। क्वेश्चन नंबर 4 है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यहाँ ऑप्शन 28 या फिर अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30 या फिर अनुच्छेद 31। तो ऑप्शन बी जो है आपका अनुच्छेद 29 यानी आर्टिकल 29 बिल्कुल सही हो जाता है। इसके रिलेटेड पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं कि यह किसी नागरिक समूह को अपनी अलग भाषा, अलग लिपि या फिर अलग संस्कृति बचाने का हक देता है। यानी अगर बहुत ही छोटी सी संस्कृति है, भाषा है, लिपि है, तो उसे बचाने का ये एक तरीका है। पॉइंट सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि सरकारी स्कूलों या कॉलेजेस में भाषा या धर्म के आधार पर एडमिशन से नहीं रोका जा सकता। ये आपका अधिकार हो जाता है। आर्टिकल 29 के अंदर ये लिखा गया है। यह अल्पसंख्यकों की पहचान सुरक्षित करने की गारंटी देता है। यह सिर्फ धार्मिक ही नहीं, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए भी है। यह भारत की विविधता को बचाने का अनुच्छेद है। यानी जो छोटी भाषाएं हैं, लिपि है या फिर हमारी जो संस्कृति है, समूह है जो छोटे छोटे, उन्हें या फिर उनकी पहचान बचाने का ये एक बहुत ही अच्छा अनुच्छेद है। यानी भारत की कहीं ना कहीं जो विविधता है उसको बचाने वाला अनुच्छेद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है, काम करने का अधिकार और कुछ दशाओं में सरकारी सहायता का जिक्र कहाँ पर है? काम करने का अधिकार यानी हमें अधिकार है काम करने का, और साथ ही में कि कुछ दशाओं में सरकार किस तरीके से लोगों की सहायता करेगी, ये किस अनुच्छेद में जिक्र किया गया है? अनुच्छेद 39 में, अनुच्छेद 41 के अंदर, अनुच्छेद 42 में या फिर अनुच्छेद 43 में। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी अनुच्छेद 41 यानी आर्टिकल 41 बिल्कुल राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखने हैं कि यह बुढ़ापे, बीमारी या बेरोजगारी में सरकार से मदद जैसे पेंशन की उम्मीद देता है। इसी अनुच्छेद को ध्यान में रखकर मनरेगा स्कीम जैसी योजना बनाई गई है। मनरेगा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे डिटेल में पढ़ना चाहिए अगर आप स्पेशली यूपीएससी या फिर सिविल सर्विसेज के लिए, एसएससी सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो सारी स्कीम्स को डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। सरकार अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार काम और शिक्षा का इंतजाम करेगी, यानी जितनी भी उनकी क्षमता है, लेकिन बेस्ट से बेस्ट जो है, जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स आप देख सकते हैं, काम यानी जो गवर्नमेंट वर्क्स होते हैं वो देते हैं लोगों को, तो ये एक गवर्नमेंट का क्या है, काम हो जाता है। यह एक कल्याणकारी राज्य की जिम्मेदारी को भी दर्शाता है। यह बताता है कि समाज के कमजोर वर्ग को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि जब साथ होंगे तभी क्या होगा, विकास होगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देखिए, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण यानी सेपरेशन किस अनुच्छेद में है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण यानी जिसे सेपरेशन बोलते हैं, वो कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? यानी कार्यपालिका और नगर पालिका किस तरीके से डिवाइडेशन हो जाते हैं, वो किस में दे रखा है? आर्टिकल 48 यानी अनुच्छेद 48 में, अनुच्छेद 50 में, अनुच्छेद 51 में या फिर अनुच्छेद 44 के अंदर। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी अनुच्छेद 50 बिल्कुल सही हो जाएगा, आर्टिकल 50 राइट हो जाता है। इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका मतलब है कि जज और सरकारी अधिकारी अलग अलग काम करते हैं, यानी दोनों का काम अलग है। सरकार जजों के कामों में दखल नहीं दे सकती और जज जो है वो प्रशासन में नहीं दे सकते, यानी दोनों का अपना काम है। यह निष्पक्ष न्याय यानी फेयर जस्टिस सुनिश्चित करने के लिए बहुत ही जरूरी है। यह लोकतंत्र के स्तंभों के बीच एक बैलेंस बनाकर रखता है ताकि कोई भी जो ओवर पावर ना हो जाए। इससे न्यायपालिका की आजादी भी क्या हो जाती है, सुरक्षित रहती है, यानी इंटरफेरेंस दोनों के काम में ये नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव यानी इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट किस अनुच्छेद में है?
यहाँ पर अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 69 है। यहाँ आपका ऑप्शन बी अनुच्छेद 66 यानी आर्टिकल 66 बिल्कुल राइट हो जाता है। पॉइंट्स यहाँ पर आपको याद रखने हैं, इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य हिस्सा लेते हैं, यानी दोनों ही मिलकर वोटिंग करते हैं। इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य जैसे एमएलए जो है वोट नहीं डालते हैं, राष्ट्रपति चुनाव से अलग होते हैं। ठीक है, तो एमएलए जो है वो यहाँ पर क्या करते हैं, चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा, एमएलए को यहाँ पर नहीं लिया जा सकता जो कि विधानसभा में होते हैं। यह गुप्त मतदान यानी सीक्रेट बैलेट के जरिए किया जाता है। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि कौन सा तरीके से प्रेसिडेंट के चुनाव होते हैं, तो सीक्रेट बैलेट यानी गुप्त मतदान के जरिए होता है। चुने जाने के बाद उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति भी बनता है। योग्यता क्या है, वह कम से कम 35 साल का भारतीय नागरिक होना चाहिए, जो कि इसकी क्या है, एलिजिबिलिटी है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति और अन्य मंत्रियों का जिक्र किस अनुच्छेद में है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस तरीके से होती है और जितने भी मंत्री हैं वो किस तरीके से नियुक्ति उनकी होगी, वो कौन से अनुच्छेद में दिया रखा है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 74, ऑप्शन बी अनुच्छेद 75, ऑप्शन सी अनुच्छेद 78 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 80। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी अनुच्छेद 75 यानी अनुच्छेद 75 आर्टिकल 75 बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, यानी जिसके तरफ बहुमत सबसे ज्यादा होती है वो प्रधानमंत्री बनते हैं। सभी मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होते हैं, लेकिन पूरी कैबिनेट सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है, ना कि प्रेसिडेंट की, बिकॉज वो किसकी होती है, प्राइम मिनिस्टर की होती है। जो कैबिनेट होती है तो उनके लिए ही क्या होती है, जिम्मेदार होती है। बिना मंत्री बने भी कोई व्यक्ति 6 महीने तक पद पर रह सकता है, क्योंकि बाद में उसके चुनाव किए जा सकते हैं। अगर चुनाव वो जीत जाता है तब, या फिर वो हट जाता है। यहाँ अनुच्छेद बताता है कि असली पावर मंत्री परिषद के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, संसद के सदस्यों की योग्यता यानी क्वालिफिकेशन जो है किस अनुच्छेद में है। संसद के सदस्यों की योग्यता यानी क्वालिफिकेशन जो है वो कौन से अनुच्छेद में दे रखी है। अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 84, अनुच्छेद 101 या फिर अनुच्छेद 102। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी अनुच्छेद 64 यानी अनुच्छेद 84, 84 सॉरी, हाँ अनुच्छेद 84 राइट होगा, 84। यहाँ पर देखिए राज्यसभा की किस उम्र जो होनी चाहिए वो कम से कम 30 साल होनी चाहिए और लोकसभा के लिए लगभग आपकी 25 साल होनी चाहिए। उसे भारत का नागरिक होना और निर्वाचन आयोग के सामने शपथ लेना जरूरी, यानी भारत का नागरिक तो होना चाहिए और साथ ही में जो निर्वाचन आयोग है उसके सामने उसको शपथ लेनी जरूरी है। वह संसद द्वारा बनाई गई अन्य सभी शर्त जैसे साक्षरता क्षेत्र आदि पूरी करता है। यह अनुच्छेद पक्का करता है कि देश चलाने वाले लोग योग्य होते हैं। दिवालिया या पागल व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है, जो आर्टिकल 102 के अंदर है ना। दिवालिया या फिर जो पागल व्यक्ति है वो नहीं ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है। अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 125, अनुच्छेद 126 या फिर अनुच्छेद 127। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी अनुच्छेद 125 बिल्कुल सही हो जाता है। जजों का वेतन संसद तय करती है, याद रखना, लेकिन उनके कार्यकाल में इसे कम नहीं किया जा सकता है। यानी अगर एक जज है तो उसके कार्यकाल में उसे चेंज नहीं किया जा सकता और ना ही उनकी जो वेतन है उसे कम किया जा सकता है। यह पैसा भारत की सचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड्स है, उससे उनको सैलरी दी जाती है। वेतन कम करने का नियम इसलिए है ताकि जज किसी दबाव में ना आए, इसलिए उनका ये नियम है कि वो कम नहीं कर पाते ताकि जज जो है किसी प्रकार की दबाव में ना आए और अपना जो भी फैसला हो कोर्ट के अंदर वो अच्छे से कर पाए। केवल वित्तीय आपातकाल जो कि आर्टिकल 360 जब लगता है उस समय कटौती की जा सकती है, किसमें, सैलरी के अंदर। यह न्यायपालिका की वित्तीय स्वायत्तता यानी इंडिपेंडेंस की सुनिश्चित भी करता है कि न्यायपालिका जो है वो एक अलग यानी इंडिपेंडेंस क्या है, एक फीचर है, स्ट्रक्चर है हमारी पॉलिटिकल साइंस का। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, राज्यपाल की
क्षमादान शक्ति जिसे हम पार्डन पावर बोलते हैं किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 163 या फिर अनुच्छेद 213। यहाँ आपका ऑप्शन बी अनुच्छेद 161 यानी आर्टिकल 161 बिल्कुल सही हो जाता है। 161वां अनुच्छेद। राज्यपाल राज्य के कानूनों के तहत मिली सजा को कम या माफ कर सकता है, किसे कानूनों के तहत। लेकिन राज्यपाल मृत्यु दंड यानी डेथ सेंटेंस को पूरी तरह माफ नहीं कर सकता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो डेथ सेंटेंस को यानी मृत्यु दंड को पूरी तरह से माफ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल नहीं कर सकता है। वहां सैन्य अदालत यानी कोर्ट मार्शल की सजा में भी दखल नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो सैन्य के हेड नहीं होते हैं, प्रेसिडेंट तीनों ही सेना के हेड होते हैं, तो वो उसमें दखल दे सकते हैं। यह राष्ट्रपति की शक्ति आर्टिकल 72 से थोड़ी कम होती है, जो कि यहाँ दे रखी है 161 में राज्यपाल की जो शक्तियां हैं वो यहाँ पे बता रखी है, और आर्टिकल 72 के अंदर जो पार्डन पावर्स होती है राष्ट्रपति की वो आर्टिकल 72 में दिए रखे हैं। यह राज्य स्तर पर दया याचिका यानी मर्सी पिटिशन सुनने का अंतिम रास्ता होता है, कि अगर अगर उसको माफी चाहिए तो राज्यपाल या फिर प्रेसिडेंट अंतिम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि राज्य विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाना या खत्म करना क्या है ना? खत्म करना क्या है, यानी कौन से अनुच्छेद में दिया रखा है? यहाँ पर अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 170 या फिर अनुच्छेद 171। तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 169 यानी 169 बिल्कुल राइट हो जाता है। अगर राज्य की विधानसभा प्रस्ताव पास करे तो संसद विधान परिषद बना या हटा सकता है। कौन? विधानसभा। वर्तमान में भारत में केवल 6 राज्यों में विधान परिषद यानी अपर हाउस है। इसे बनाने के लिए संविधान में बड़े संशोधन यानी आर्टिकल 368 की जरूरत पड़ती है। यह राज्यों की इच्छा पर निर्भर करता है कि उन्हें दूसरा सदन चाहिए या नहीं, या अगर नहीं चाहिए तो ठीक है और चाहिए तो भी ठीक है। यह विधानमंडल का एक स्थायी अंग नहीं, जब तक कि अस्तित्व में रहता है ये एक स्थायी अंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। वित्त आयोग की सिफारिशें यानी रिकमेंडेशन संसद में कौन रखवाता है? वित्त आयोग की सिफारिशें जिसे हम रिकमेंडेशंस बोलते हैं संसद में कौन रखवाता है? वित्त मंत्री रखवाता है, राष्ट्रपति रखवाता है, प्रधानमंत्री रखवाता है या फिर लोकसभा अध्यक्ष रखवाते हैं? तो यहाँ आपका ऑप्शन बी राष्ट्रपति बिल्कुल सही हो जाएगा। उनका जो पावर है वो आपको यहाँ पर 281 अनुच्छेद के अंदर दे रखा है। कौन से? 281 अनुच्छेद में दे रखा है कि राष्ट्रपति जो है वित्त आयोग की सिफारिश को संसद में क्या करते हैं? प्रेजेंट करवाते हैं। देखिए अनुच्छेद 280 में आयोग बनता है और 281 के तहत यानी 281 के तहत उसकी रिपोर्ट पेश होती है। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के में समान रखवाते हैं। इसके साथ वह भी बताना होता है कि सरकार ने सिफारिश पर क्या एक्शन लिया है। यह केंद्र सरकार पैसे के बंटवारे में पारदर्शिता लगा सकता है और यह संसद को देश की आर्थिक स्थिति में अवगत कराने वाला जरिया होता है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर लास्ट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 14 है। लोकसभा के एंग्लो इंडियन सीटों का आरक्षण अब खत्म हो गया है। यह किस अनुच्छेद से हुआ है? अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 332 या फिर अनुच्छेद 338। यहाँ ऑप्शन बी अनुच्छेद 331 बिल्कुल सही हो जाता है। इसके तहत राष्ट्रपति के द्वारा जो 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत करते थे, लेकिन 104वें संविधान संशोधन 2020 के द्वारा आरक्षण को अब खत्म कर दिया गया है। अब लोकसभा की अधिकतम संख्या जो है 552 से घटकर 550 यानी 550 रह गई है। इसी तरह विधानसभा में एक सदस्य आर्टिकल 333 का कोट भी खत्म हो चुका है। यह एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक बदलाव है जो कि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको एक तो संशोधन याद रखना है। दोनों ही आर्टिकल्स जो है 333 और 331 दोनों आर्टिकल याद रखने हैं और साथ ही में सीट का नंबर जो घट गया है वो याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है अनुसूचित जाति आयोग जिसे NCSC का गठन कहते हैं किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 338 क्लॉज ए या फिर अनुच्छेद 340। यहाँ आपका ऑप्शन बी अनुच्छेद 338 बिल्कुल सही हो जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह SC समुदाय के अधिकारों और सुरक्षा की जांच
करने वाली संवैधानिक संस्था है। अनुच्छेद 338 क्लॉज ए में एसपी आयोग और 338 क्लॉज बी में ओबीसी आयोग का जिक्र है। यह अपनी वार्षिक रिपोर्ट सीधे राष्ट्रपति को सौंपता है। ये जो संगठन है, ये जो गठन है, कौन सा, एनसीएससी यानी अनुसूचित जाति आयोग जो है, वो जितनी भी रिपोर्ट है, चाहे वो एससी से हो, एसटी से हो या फिर ओबीसी से हो, वो सीधा राष्ट्रपति को सौंपते हैं। इसके पास किसी मामले की जांच के लिए सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां भी होती है। यह समाज के पिछड़े वर्गों को न्याय दिलाने का मुख्य हथियार होता है। आज यहीं पे हम समाप्त करते हैं, लेकिन ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी टिल 7 डेज की। ये है तो 7 दिनों तक हम पूरा करेंगे। और अगर आपको आगे भी चाहिए टॉपिक वाइज, जैसे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर एक स्पेसिफिक चाहिए या फिर प्रेसिडेंट आर्टिकल पे चाहिए, प्राइम मिनिस्टर, तो हम उसके लिए भी स्पेसिफिक वीडियोस बनाएंगे जिसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक के आर्टिकल्स होंगे। ओके, तो यहाँ पर आज खत्म करते हैं। नेक्स्ट सीरीज के लिए रेडी रहिएगा और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी नेक्स्ट सीरीज आपको याद रहेगी, नोटिफिकेशन आएगी ना। Thank you very much for today.